इंजन की एक जैसी गड़गड़ाहट और सड़क पर लगातार भागती हुई वो सफेद पट्टियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और घंटों की इस एक रास्ता से ड्राइवर की आंखें भारी होने लगती हैं। हाँ, दिमाग एक तरह के ऑटो पायलट मोड में जा चुका है और तभी अचानक से वो काली सड़क बिल्कुल गहरे लाल रंग में बदल जाती है। ओह, एकदम से पूरा विजुअल बदल गया। एग्जैक्टली। सिर्फ रंग ही नहीं बदलता बल्कि स्टीयरिंग व्हील के जरिए हाथों में एक अजीब सा कंपन, एक वाइब्रेशन महसूस होने लगता है और टायरों की आवाज पूरी तरह से बदल जाती है। और ये कोई हादसा नहीं है और न ही ट्रक खराब हुआ है। सही कहा आपने। ये दुनिया की सबसे आधुनिक और संवेदनशील वन्य जीव कॉरिडोर में प्रवेश करने का संकेत है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही है मध्य प्रदेश का भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे, जिसे NH-45 भी कहते हैं, जो सीधे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरता है, जिसे नौरादेही भी कहा जाता है। हाँ, तो आज हम उस पूरी इंजीनियरिंग और साइंस को डिकोड करने वाले हैं जिसने विकास और प्रकृति के बीच के इस टकराव को सुलझाने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मुख्य तकनीकी समाधान समझाते हैं। ये जो परिदृश्य आपने अभी सामने रखा, वो दरअसल हाईवे इंजीनियरिंग और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। आमतौर पर ना हम सड़कों को सिर्फ एक भौतिक ढांचे के रूप में देखते हैं, डामर, कंक्रीट और कुछ दिशा निर्देश वाले बोर्ड। सही बात है। लेकिन जब कोई हाईवे किसी घने प्राकृतिक आवास को चीरता हुआ निकलता है तो पुराने नियम काम नहीं आते। वन्य जीव हमारी सफेद पट्टियों या स्पीड लिमिट के बोर्ड की भाषा तो नहीं समझते ना। बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो सड़क एक बहुत ही अप्राकृतिक और खतरनाक चीज है। तो यहाँ चुनौती सिर्फ एक मजबूत सड़क बनाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की थी जो जानवरों को सुरक्षित रखे और साथ ही 10 टन के तेज रफ्तार ट्रकों को बिना किसी हादसे के धीमा कर सके। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस तकनीक के सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले हिस्से पर आते हैं, वो लाल रंग की सड़क। जी, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि अगर एक भारी ट्रक 80 या 100 की स्पीड से आ रहा है तो सिर्फ एक लाल रंग पुती हुई सड़क उसे धीमा कैसे कर सकती है? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई थका हुआ ड्राइवर सिर्फ सड़क का रंग देखकर अचानक ब्रेक मार देगा। ये बहुत ही जायज डाउट है और यही कारण है कि ये सिर्फ कोई साधारण लाल पेंट नहीं है जो सड़क पर पोत दिया गया। अच्छा, तो फिर ये क्या है? दस्तावेजों में इसे रेड टेबल टॉप मार्किंग कहा गया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये दरअसल 5 मिलीमीटर मोटी लाल रंग की थर्मोप्लास्टिक की एक परत है। 1 मिनट रोकूंगी। सिर्फ 5 मिलीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर? हाँ बिल्कुल। इसे हाईवे के सबसे संवेदनशील 2 किलोमीटर लंबे घाट सेक्शन पर बिछाया गया है। क्या हम सच में ये मान रहे हैं कि आधे सेंटीमीटर की मोटाई वाला कोई ढांचा एक पूरी तरह से लोडेड तेज रफ्तार ट्रक को धीमा कर देगा? मुझे तो लगता है कि बड़े टायरों के नीचे ये महसूस भी नहीं होगा। देखने में ये 5 मिलीमीटर बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो फिजिक्स है उसे समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये बड़े स्पीड ब्रेकर से कैसे अलग है? आमतौर पर तो गति कम करने के लिए बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर ही बनाए जाते हैं। सोचिए, अगर इस घाट वाले घुमावदार इलाके में बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते तो क्या होता? गाड़ियां उछल जाती। एग्जैक्टली। एक तेज रफ्तार ट्रक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अचानक बदल जाता। ड्राइवर घबराहट में ब्रेक लगाता, जिससे टायर लॉक हो जाते। भारी वजन के कारण ट्रक के पलटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता। ओह, तो बड़े स्पीड ब्रेकर भारी वाहनों के लिए एक झटके की तरह काम करते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक परत है, ये अचानक झटका देने के बजाय फ्रिक्शन यानी घर्षण और लगातार कंपन के सिद्धांत पर काम करती है। तो जब ट्रक के टायर इस सतह पर आते हैं तो क्या होता है? तो टायर और सड़क के बीच का घर्षण अचानक लेकिन समान रूप से बढ़ जाता है। चूंकि ये परत पूरे 2 किलोमीटर तक लगातार बिछी है, ये कोई एक बड़ा झटका नहीं देती। अच्छा, तो ये एक तरह का माइक्रो वाइब्रेशन पैदा करती है। बिल्कुल सही। ये हल्का लेकिन लगातार होने वाला कंपन टायरों से होता हुआ सस्पेंशन को पार करके सीधे स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचता है। ओह, अब मैं इसे समझ पा रही हूँ। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई स्मार्ट रंबल स्ट्रिप हो या फिर सड़क दृष्टिहीनों के पढ़ने वाली ब्रेल लिपि में बदल गई हो और वो सीधे ड्राइवर के हाथों से बात कर रही हो।
ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब ड्राइवर को सड़क देखने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील के जरिए खुद ही समझ जाते हैं कि सतह बदल चुकी है। हाँ, ये कंपन एक फिजिकल फीडबैक लूप बनाता है। ड्राइवर को तुरंत महसूस होता है कि टायर की पकड़ बदल गई है और बिना घबराए वो स्वाभाविक रूप से एक्सेलरेटर से पैर हटा लेता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है स्पीड कंट्रोल करने का। रेड कॉरिडोर के लाभ सच में बहुत प्रैक्टिकल हैं। जी, ये फिजिक्स का उपयोग करके गति को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बात हो गई हाथों और कंपन की, लेकिन मुझे उस लाल रंग वाले हिस्से पर वापस जाना है। रात के समय ये विजिबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो रात के अंधेरे में ये लाल सड़क सिर्फ एक रंग नहीं है। मैंने पढ़ा था कि ये ट्रकों के ड्राइवरों को नींद या झपकी आने से भी बचाता है। पर क्या सिर्फ लाल रंग और थोड़ा सा कंपन वाकई में उस गहरी नींद को तोड़ सकता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी की ओर जाना होगा। रात में लंबी दूरी की ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर अक्सर एक मानसिक स्थिति का शिकार हो जाते हैं, जिसे हाईवे हिप्नोसिस कहा जाता है। जी बिल्कुल। ये हाईवे हिप्नोसिस असल में क्या होता है? मतलब क्या दिमाग सच में सो जाता है खुली आंखों से? पूरी तरह से सोता नहीं है, लेकिन एक स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। स्टैंड बाय मोड कैसे? जब दिमाग लगातार घंटों तक एक ही तरह के दृश्य देखता है, जैसे काली सड़क, सफेद पट्टियां और एक ही तरह की आवाज सुनता है, तो वो इस जानकारी को इग्नोर करने लगता है। ओह, मतलब ऊर्जा बचाने के लिए दिमाग सबकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। सही कहा। आंखें खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग सामने आने वाले खतरों को रजिस्टर नहीं कर पाता, और सबसे भयानक हादसे इसी अवस्था में होते हैं। तो जब वो थका हुआ ड्राइवर अचानक उस रेड कॉरिडोर में प्रवेश करता है तो उसके दिमाग के साथ क्या होता है? यहाँ वो लाल थर्मोप्लास्टिक सतह एक सेंसरी जोल्ट यानी एक संवेदी झटके का काम करती है। रात के अंधेरे में जब हेडलाइट की रोशनी उस लाल रंग पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। और हमारे दिमाग में लाल रंग तो हमेशा खतरे या चेतावनी का प्रतीक रहा है। एग्जैक्टली। जैसे ही दृश्य लाल होता है, दिमाग उस हाईवे हिप्नोसिस से झटके से बाहर आता है। लेकिन बात सिर्फ रंग तक सीमित नहीं है। मतलब वो जो वाइब्रेशन और आवाज थी वो भी साथ में काम कर रही है? जी। पहला है विजुअल बदलाव, सड़क काली से लाल हो गई। दूसरा है टैक्टाइल बदलाव, वो ब्रेल लिपि वाला वाइब्रेशन जो हाथों में महसूस हो रहा है। और तीसरा है ऑडिटरी बदलाव, डामर से थर्मोप्लास्टिक पर आते ही टायरों की आवाज और फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बदल जाती है। ओह वाओ, मतलब जब इंसान के दिमाग को एक ही सेकंड में दृश्य, ध्वनि और स्पर्श, इन तीनों इंद्रियों में एक साथ अचानक बदलाव महसूस होता है तो दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकली दिमाग एड्रेनलिन का एक छोटा सा स्राव करता है। ये ड्राइवर को पूरी तरह से अलर्ट कर देता है, किसी अलार्म या एक कप कॉफी से भी ज्यादा असरदार। अच्छा। मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी जिनमें इस इलाके के स्थानीय ड्राइवरों के अनुभव पर चर्चा की गई थी। उनका क्या कहना है इस बारे में? स्थानीय ड्राइवरों का अनुभव बहुत ही दिलचस्प रहा है। शुरुआत में जब ये नया नया बना था तो कुछ ट्रकर थोड़े कंफ्यूज थे। हाँ, लाजमी है, उन्हें लगा होगा कि सड़क खराब है। बिल्कुल। लेकिन अब वो खुद मानते हैं कि रात की शिफ्ट में ये रेड कॉरिडोर उनके लिए एक लाइफ सेवर है। सच में? मतलब वो इसे अप्रिशिएट करते हैं? जी हाँ। कई ड्राइवरों ने रिपोर्ट्स में बताया है कि जब वे जबलपुर से भोपाल की तरफ माल लेके जाते हैं तो रात के 3-4 बजे के करीब उन्हें बहुत तेज झपकी आती है, और जैसे ही ये लाल सड़क शुरू होती है उनकी नींद उड़ जाती है। ये तो रेड कॉरिडोर के लाभ का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। हाँ, और उनका कहना है कि इससे सिर्फ उनकी जान नहीं बच रही बल्कि गाड़ियों का नुकसान भी कम हुआ है। ये बहुत ही शानदार है। हमने ये तो समझ लिया कि इंसानों के व्यवहार को कैसे कंट्रोल किया गया है, लेकिन ये पूरी कवायद सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं की गई है ना? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो वो बाघ या तेंदुआ है जो सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपा है। हमने ट्रकों को तो धीमा कर लिया, पर हम जानवरों को सड़क पर आने से कैसे रोकेंगे? और यहीं पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मुख्य तकनीकी समाधान सामने आते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है? क्योंकि जानवर तो लाल सड़क देखकर ये नहीं सोचेगा कि ओह ये रेड कॉरिडोर है, मुझे संभल कर चलना चाहिए। एकदम सही सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वन क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 25 वाइल्ड लाइफ अंडरपास बनाए गए हैं। 25? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, ये कंक्रीट के बड़े बड़े पुल नुमा रास्ते हैं
जो सड़क के नीचे से होकर गुजरते हैं ताकि जानवर सड़क पर आए बिना ही जंगल पार कर सकें। अगर मैं इसे देखूं तो ये जानवरों के लिए एक पूरा का पूरा विशेष वीआईपी अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क है। आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। जानवर कोई इंसान तो है नहीं जो दिशा सूचक बोर्ड पढ़कर समझ जाएंगे कि अगला अंडरपास 500 मीटर दूर है। सही बात है। एक सांभर या नीलगाय तो जहाँ से मन करेगा वहीं से सड़क पार करने की कोशिश करेगी। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वे जानवर ठीक उसी 25 अंडरपास वाले रास्तों का ही इस्तेमाल करेंगे? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब एनिमल बिहेवियर यानी पशु व्यवहार के एक बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। अच्छा, वो क्या है? अंडरपास कभी भी अकेले काम नहीं करते। दस्तावेजों में फेंसिंग और सुरक्षा दीवारों का बहुत प्रमुखता से उल्लेख है। सड़क के दोनों ओर मजबूत लोहे की जाली लगाई गई है। तो क्या ये जाली जानवरों को जबरदस्ती रोकती है? ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये एक फनल यानी एक कीप की तरह काम करती है। एक फनल की तरह? वो कैसे? जानवरों की, खासकर हिरण या बाघ जैसे जानवरों की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। वे अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। जब वे जंगल से निकलकर सड़क की ओर बढ़ते हैं और उनके सामने एक लंबी लोहे की जाली आ जाती है, तो उनका पहला विचार उसे कूदकर पार करने का नहीं होता। मतलब वो छलांग नहीं लगाते? नहीं, क्योंकि वे किसी भी ऐसी बाधा को कूदने से बचते हैं जहां उन्हें दूसरी तरफ लैंडिंग की जगह साफ न दिखाई दे। इसके बजाय वे रास्ता खोजने के लिए उस जाली के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। ओह, तो वे उस बाधा के किनारे किनारे चलते रहते हैं जब तक उन्हें कोई खुला रास्ता न मिल जाए। बिल्कुल, और इंजीनियरों ने इसी स्वाभाविक व्यवहार का फायदा उठाया है। जानवर जाली के साथ चलता है और ये फेंसिंग उसे सीधे उन 25 अंडरपास में से किसी एक के मुहाने पर ले जाकर छोड़ देती है। वाओ! और अंडरपास के अंदर का माहौल कैसा होता है? अंडरपास के अंदर प्राकृतिक मिट्टी बिछाई जाती है और वहाँ वैसी ही वनस्पति लगाई जाती है जैसी जंगल में होती है, तो जानवर को वो एक सुरक्षित और प्राकृतिक रास्ता लगता है। ये वाकई में बहुत स्मार्ट है। फेंसिंग वो दीवार है जो उन्हें रोकती है और अंडरपास वो दरवाजा है जो उन्हें पार कराता है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मैंने अंडरपास की प्रभावशीलता का तुलनात्मक विश्लेषण भी देखा था कुछ आर्टिकल्स में। क्या सच में ये फेंसिंग इतना बड़ा अंतर पैदा करती है? अगर हम एक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो भारत में ही ऐसे कई हाईवेज हैं जहां अंडरपास तो बना दिए गए लेकिन फेंसिंग नहीं की गई। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ अंडरपास का सक्सेस रेट बहुत कम रहा। जानवर अंडरपास के बजाय सीधे सड़क से गुजरते रहे और हादसे होते रहे। फेंसिंग के बिना अंडरपास सिर्फ कंक्रीट के खाली डिब्बे बनकर रह जाते हैं। मतलब फेंसिंग ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे सिस्टम को सफल बनाती है। हम जानवरों को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बस उनके प्राकृतिक व्यवहार को एक सुरक्षित दिशा में मोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से कोई जानवर जाली के किसी टूटे हुए हिस्से से सड़क पर आ ही जाता है, तब क्या ये व्यवस्था पूरी तरह से फूल प्रूफ है? देखिए, कोई भी सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं होता और इंजीनियर भी ये बात जानते हैं। इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को लेयर्स में डिजाइन किया गया है। लेयर्स में मतलब बैकअप प्लान्स? हाँ, मान लीजिए कि एक तेंदुआ फेंसिंग पार करके सड़क पर आ जाता है। अब यहाँ वो पहले वाली तकनीक वापस काम आती है। चूंकि वो रेड कॉरिडोर है, गाड़ियाँ पहले से ही वाइब्रेशन के कारण धीमी गति में हैं। और ड्राइवर की नींद भी उड़ चुकी है। एक्शन देने के लिए पर्याप्त समय होता है। जी हाँ, अगर गाड़ी 100 की स्पीड पर होती और ड्राइवर हाईवे हिप्नोसिस में होता तो तेंदुआ मारा जाता और शायद गाड़ी भी पलट जाती। लेकिन धीमी गति के कारण ड्राइवर आसानी से ब्रेक लगा सकता है। ये तो सच में कई सुरक्षा जालों का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, इन सुरक्षा उपायों के आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालें तो क्या ये सब बहुत महंगा नहीं है? रेड कॉरिडोर, 25 अंडरपास, इतनी लंबी फेंसिंग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। शुरुआती लागत यानी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो निश्चित रूप से साधारण सड़क बनाने से ज्यादा होती है। तो फिर सरकारें इसे क्यों अपना रही हैं? क्योंकि अगर हम इसके आर्थिक पहलुओं का लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें तो ये भारी बचत करता है। वो कैसे? सोचिए, जब हाईवे पर लगातार हादसे होते हैं तो हर हादसे में इंसानी जान का जो नुकसान होता है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। वो तो है, बिल्कुल। इसके अलावा गाड़ियों का डैमेज, हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटना, ट्रैफिक जाम से होने वाला आर्थिक नुकसान और कानूनी पचड़े, इन सब में करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। और वन्य जीवों की कीमत तो हम वैसे भी पैसों में नहीं आंक सकते। एक बाघ को खोना पूरे इकोसिस्टम का नुकसान है। बिल्कुल सही।
तो अगर हम वो सारे लॉन्ग टर्म खर्चे जोड़ लें तो ये जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है अंडरपास और रेड कॉरिडोर में, ये कुछ ही सालों में खुद को पे ऑफ कर देता है। ये नजरिया सच में बहुत क्लियर है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन रही है। जी बताइए। शुरुआत में मैंने कहा था कि एक हाईवे जब जंगल में जाता है तो विकास और प्रकृति का समीकरण बिगड़ जाता है, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि NH45 के इस सेक्शन में इंजीनियरिंग ने एक नई भाषा इजाद कर ली है। बिल्कुल, ये सिर्फ डामर बिछाने का काम नहीं रह गया है। 5 मिलीमीटर का थर्मोप्लास्टिक जो वाइब्रेशन पैदा करता है, लाल रंग जो ह्यूमन साइकोलॉजी को जगाता है, और लोहे की जाली जो जानवरों को अंडरपास की तरफ मोड़ती हैं, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। सही कहा। ये एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं जो पूरी तरह से सिंक होकर काम कर रहे हैं। इंसानों और वन्यजीव दोनों के लिए एक रक्षा कवच बना रहे हैं। अक्सर जब हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता रहा है कि अगर आपको एक तेज रफ्तार हाईवे चाहिए तो आपको वन्य जीवों के नुकसान की कीमत चुकानी ही होगी। यही पुरानी सोच है। लेकिन ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि अगर हमारे पास सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इनोवेटिव इंजीनियरिंग हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम एक साथ रह सकते हैं। ये कोई समझौता नहीं है, ये एक सह अस्तित्व है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और जो लोग अक्सर हाईवे पर लंबी यात्राएं करते हैं वे समझ सकते हैं कि ऐसी सड़कें सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि खुद हमारी जान बचाने के लिए भी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, वो रात का अंधेरा और एक रास्ता इंसानी दिमाग के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इस गहरे विश्लेषण के बाद एक विचार जो हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। आज हमने मध्य प्रदेश के इस अनूठे प्रयोग को डिकोड किया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या इसे सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाना चाहिए? भविष्य में जब दुनिया भर में और हमारे देश में नए हाईवे बन रहे हैं जो जंगलों से गुजरते हैं, तो क्या ये रेड कॉरिडोर और फनल फेंसिंग वाला मॉडल एक अनिवार्य डिफॉल्ट मानक यानी एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नहीं बन जाना चाहिए? ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है। क्या हम उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी सड़कें प्रकृति को काटेंगी नहीं बल्कि उसके साथ उसी तरह तालमेल बिठाएंगी जैसे ये 5 मिलीमीटर की लाल परत टायरों के साथ बिठाती है? इस सवाल और आज की इस विस्तृत चर्चा के साथ हम आपको यही सोचने के लिए छोड़ते हैं।